अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थोड़ी देर बाद मैं तीसरी मंजिल की निशस्त गाह में बैठा हुआ था और ज़ैनब मेरे सामने मौजूद थी। ज़ैनब बला की हसीन थी, बज़ाते खुद वो एक जादू थी, एक ऐसा जादू जिसका कोई तोड़ नहीं था। उसके हुस्न का तिलस्म मर्दों को मशहूर कर देने वाला था। उसके कोहलों तक लहराते लंबे चमकीले रेशमी स्याह बाल, उसकी बड़ी बड़ी बनूर जैसी आंखें जिनमें बेपनाह हुस्न भरा हुआ था, उसके चेहरे के तीखे तीखे नक्शो निगार जिसमें बड़ी जाज़बियत थी, उसकी सुंदरता और कशिश में उसकी बुलंदो कामत ने हद दर्जा अजाफा कर दिया था। उसमें एक छोटी मासूमियत भी थी। उसे देखकर ये कहा जा सकता था कि कुदरत ने उसे फुर्सत में बनाया होगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम ऐसी हसीनो जमील लड़कियां देखी थीं। उसकी आवाज भी बड़ी दिलकश थी। कुदरत ने उसे हर चीज से बड़ी फयाजी से नवाजा था। ज़ैनब, मैंने उसे शफीक लहजे में मुखातब किया, तुम मुझे एक आमल नहीं बल्कि अपना बाप, भाई और दोस्त की जगह समझो। मुझसे कोई बात भी छुपाना नहीं। तुम मुझे अपनी जिंदगी का वो वाकया सुनाओ जो तुमने आज तक किसी को नहीं सुनाया, हत्ता कि अपने शोहर और किसी करीबी सहेली को भी, अपनी माँ और बहन को भी नहीं बताया। उस वाकये को सुनने के बाद ही मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूँ। मेरी बात सुनकर बड़े जोर से वो चौंकी। जब उसने अपना झुका हुआ खुशनुमा सर ऊपर उठाया तो उसके हसीन चेहरे पर जर्दी थी। उसने मुझे मतवहशित नजरों से देखा। चंद लम्हों के बाद उसने हैरत से कहा, कौन सा वाकया? मैं आपकी बात समझी नहीं। वो वाकया जिसने इस खूनी हाथ को जन्म दिया। मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज कर दी। क्या ये हकीकत नहीं? इस खूनी हाथ का किसी वाक़े से क्या ताल्लुक हो सकता है? वो तज़-बज़ब से बोली, ये हाथ किसी खबीस रूह का नहीं है। वो वाक़या जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो, उससे इस खूनी हाथ का गहरा ताल्लुक है। मैंने उसे तोलने वाली नज़रों से उनकी आंखों की गहराइयों में झांका। क्या ये हकीकत नहीं कि ये खूनी हाथ तुम्हारी जान का बदतरीन दुश्मन बना हुआ है? अब तक तुम महज इत्तफाक की वजह से उससे बचती रही हो और वह तुम्हें ज़हनी अजियत पहुंचा कर और सिसका सिसका कर मारना चाहता है। कल ये भी हो सकता है कि ये खूनी हाथ तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारा सुहाग उजाड़ दे, तुम्हें बेवा कर दे। फिर उसके बाद तुम्हारे बहनों, भाइयों और वालदैन को भी मौत के मुंह में धकेल दे। तुम शायद इसीलिए जिंदा रखे कि तुमसे सारी जिंदगी खेलता रहे। ज़ैनब का चेहरा फीका पड़ गया, फिर वो सफ़ेद होता चला गया। उसकी आंखों से वहशत झांकने लगी। नहीं नहीं, वो हज़ियानी लहजे में बोली, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैंने उसे दिलासा दिया, मैं तुम्हारी कहानी किसी को नहीं सुनाऊंगा, तुम्हारे शोहर को भी नहीं। तुम्हारा राज मेरे अमानत में रहेगा। मैं उसे अपने सीने में दफन कर दूंगा। बेटी, बात यह है कि जब तक मुझे असल बात और वाक़े का पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हें, तुम्हारे शोहर और तुम्हारे घर वालों को इस अज़ाब से निजात नहीं दिला सकता। मनो अन सारा वाक़या मुझे सुना दो। मेरी बातें सुनकर वो साड़ी के पल्लू में मुंह देकर कुछ देर तक ज़ारो कतार रोती रही। मैंने उसे रोने दिया। थोड़ी देर बाद उसने रोना मौकूफ किया। अपने आंसुओं और जज्बात पर काबू पाने के बाद उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। आप तो जानते हैं कि मैं जजीरा संदीप की रहने वाली हूँ। मेरे शोहर ने आपको बताया होगा।
अपनी बहनों, अपने खानदान, बल्कि पूरे जजीरे संदीप में सबसे हसीनो जमील लड़की थी। बचपन ही से मेरे हुस्न जमाल का तज़किरा होने लगा था। मैं स्कूल जाने लगी। स्कूल में मेरी हसन की मुनासबत से मुझे रानी जजीरा संदीप का खिताब दिया गया। मेरा नाम रानी रख दिया गया। मैं रानी के नाम से इतनी मशहूर हुई कि लोग मेरा असल नाम भूल गए, मगर मेरे घर वाले मुझे ज़ैनब ही कहकर पुकारते थे। जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरा हुस्न जवानी के खमार से और क़यामत बन गया और वो निखरता और दो आतशा बनता गया। हाई स्कूल का पास करने के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैं महसूस करने लगी कि मेरे जजीरे के लड़के मुझ में दिलचस्पी लेने लगे हैं और मुझे अपनाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उनमें ऐसे लड़की भी थे जो मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फांस कर फरेब देना चाहते थे। चूंकि मेरी तरबियत एक खास और अच्छे माहौल में हुई, इसलिए मैं उन लड़कों से दूर रहती। जवानी बड़ी जालिम होती है। जवान लड़की बहुत सारे ख्वाब देखती है। जवान होते ही उसके सीने में तरह तरह के अरमान पैदा होने लगते हैं और उमंगें भी जवान होने लगती हैं। दिल किसी को चाहने को करता है। लड़कों ने मुझे इश्किया खत लिखना शुरू किए। वो इस कदर सिती और घटिया किस्म के होते थे कि उनकी जहनीत से मुझे सख्त नफरत हो गई। मैं उनके खत पढ़े बगैर फाड़ कर फेंक देती। मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत थी। बहुत सारे लड़के और मर्द तो बुरी नज़रों से मेरा बदन घूरा करते। मैं उन लड़कों की बुरी नज़रों और इश्किया खतों से सख्त परेशान थी। मेरा बस ना चलता था, वरना मैं उनका मुंह नोच लेती और आंखें फोड़ देती। मैं दिल में इस बात से बहुत डरती थी कि अगर कोई खत मेरे घर वालों के हाथ लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे घर वालों को मुझ पर बहुत एतमाद था, लेकिन मैं उस बात से खौफज़दा थी कि लड़कों ने इन हरकतों का इल्म होने पर उन्होंने मुझे घर बिठा लिया तो मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी। मुझे सिर्फ तालीम से जनून की हद तक इश्क था। मैं आला तालीम हासिल करना चाहती थी। मेरी हम जमात लड़कियां और सहेलियां खूबसूरत और पुरकशिश नहीं, उन्हें तालीम से ज़्यादा इश्क व मोहब्बत से दिलचस्पी थी और उनकी आंखों में हर वक्त ख्वाब लहराते रहते थे। वो ना सिर्फ लड़कों से मोहब्बत करती थी और बाकायदगी से उनकी खतो किताबत होती रहती थी। उनमें बाज़ लड़कियां चोरी छुपे मिला भी करती थीं। इस तरह से वो गुमराही का शिकार हो जाती। वो मुझे लड़कों के लिखे हुए खत दिखाया करती और तन्हाई में जज्बाती मुलाकातों का जिक्र भी करती, लेकिन मेरे दिल में कभी कोई हलचल और तमन्ना पैदा नहीं हुई। शायद इसलिए कि मैं दूसरे मजाज की लड़की थी। मैं उन्हीं बड़े बूढ़ियों के अंदाज में समझाती थी कि वो इन चक्करों में ना पड़े, लड़कों से ज़्यादा तालीम में दिलचस्पी लिया करें, बाद में पछताना ना पड़े। अंधाधुंध भागने से ना सिर्फ ठोकर खाना पड़ती है बल्कि बदनुमा दाग भी लग जाता है। अगर इस मोहब्बत और मुलाकातों का नतीजा निकल आया तो ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि घर वालों की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। मोहब्बत का भूत आसानी से नहीं उतरता। मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उनमें दो एक लड़कियों की मोहब्बत का अंजाम बहुत इबरतनाक हुआ। उनकी कुताही सारी जिंदगी के लिए पछतावे का सबब बन गई। मैंने कॉलेज में ना सिर्फ अपने हुस्न की वजह से नहीं, तालीम से भी शोहरत पाई। मुझ में कभी पंदारे हुस्न पैदा ना हुआ। मैं हुस्न पर नाजा नहीं, परेशान थी। उसने मुझे एक मुसीबत में डाल रखा था। संदीप में आतम कुमार बाबू नामी एक साहब थे। उनकी एक दुकान थी। बहुत ही अच्छे और मुखलस शख्स थे। उनका एक जवान बेटा था। वो वबाई मर्द का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गया। उनकी बीवी के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। एक जवान लड़का जिसका नाम मुखर्जी था, वो किसी रिश्तेदार की तलाश में संदीप आया तो उसने आतम कुमार बाबू के यहाँ मुलाजमत कर ली। उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया क्योंकि उसकी शक्ल सूरत उनके बेटे से बहुत मिलती जुलती थी।
اس قدر مشابہت تھی جسے وہ ان کا سگا بیٹا ہو۔ وہ اسے سگے بیٹے سے زیادہ چاہنے لگے۔ ایک روز اتم کمار بابو اور ان کی پتنی ایک شادی کی تقریب میں کشتی میں واپس آ رہے تھے کہ اس کشتی میں زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے وہ کشتی الٹ گئی۔ کچھ مسافروں کے ساتھ ان کی پتنی بھی ڈوب کر مر گئی۔ آتم کمار بابو زندہ بچ گئے۔ انہوں نے بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کی۔ انہوں نے اس خیال سے دوسری شادی نہیں کی کہ ان کا منہ بولا بیٹا کہیں ستیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہو جائے۔ مکھرجی بڑی بری صحبتوں کا شکار ہو کر آوارہ اور ایک نمبری بدماش بن گیا۔ جب وہ سندیپ آیا اس وقت بھی وہ کوئی اچھا شخص نہ تھا۔ آتم کمار بابو نے اسے سدھارنے کی بہت کوشش کی مگر وہ راہ راست پر نہ آیا۔ آتم کمار بابو اس غم میں اس دنیا سے چل بسے۔ اب وہ اس دنیا میں اکیلا تھا۔ ان کے کاروبار اور مالک کا مکان مالک بن گیا۔ سندیپ میں ایک شخص تھا، اس کا نام موہن داس گپتا تھا۔ وہ سفلی علم کا بہت بڑا ماہر تھا۔ جادو ٹونے کے کام کو اس نے اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ وہ کالے جادو کا نہ صرف توڑ جانتا تھا بلکہ کالا جادو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مکھرجی نے باپ کی موت کے بعد اس خبیث شخص کی شاگردی قبول کر لی۔ 3-4 برسوں میں اس نے موہن داس گپتا سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ وہ بھی ایک جادوگر بن گیا۔ وہ کسی نہ کسی موقع پر اپنے کمالات دکھا کر لوگوں کو مرعوب اور متاثر کرتا۔ موہن داس گپتا جب تک زندہ رہا اس نے نہ تو کسی کو بلا وجہ پریشان کیا اور نہ ہی اس نے مکھرجی کو اس بات کی اجازت دی کہ اس کے علم سے کسی کو ہراساں کرے، اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اس کی موت کے بعد مکھرجی کو جیسے کھلی چھٹی مل گئی، وہ پوری طرح آزاد ہو گیا۔ اس کی بے جا حرکتوں سے لوگ نالاں اور پریشان رہنے لگے۔ وہ ایک بدنیت اور سیاہ کار شخص تھا۔ لڑکیاں اور عورتیں اس کی بڑی کمزوری تھیں۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے کئی لڑکیوں اور عورتوں کو تباہ و برباد کیا۔ اس میں ایک طرح اور ان لڑکیوں اور عورتوں کی اپنی غلطی کا بھی بڑا دخل تھا۔ سچ ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس جو اپنے خوابوں اور گھریلو جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے تعویذ گنڈے حاصل کرنے گئی تھی، اس نے اپنے جادو کے زور سے فائدہ اٹھا کر انہیں الوداع کیا۔ وہ ایک طرح سے بدصورت تھا، دراصل اس کے چہرے سے خباثت ٹپکنے لگی تھی جس سے اس کا چہرہ ایک شیطان کی طرح دکھائی دیتا۔ اس کی آنکھوں سے میلا پن اور ہوس جھانکتی رہتی۔ لڑکیاں اس کی شکل دیکھ کر خوف کھا جاتی۔ اس میں اور عام لچے لفنگوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ ایک گنڈے اور خطرناک بدماش سے کم نہ تھا۔ وہ راہ چلتی لڑکیوں پر آوازیں کستا۔ ایسے شادی شدہ جو بہت حسین اور دلکش بھرپور جوان ہوتی تھیں، ان کا احترام اور ان کے شادی شدہ ہونے کا لحاظ بھی نہیں کرتا۔ وہ وہیں دیکھ کر ہنستا اور بیہودہ فحش اور معنی خیز اشارے کرتا۔ تنہائی میں کوئی لڑکی مل جاتی تو اس سے کہتا کہ وہ اس کی بات مان لے، وہ تو اس کی بڑی سے بڑی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے۔ ایک روز ایک شادی شدہ عورت نے دست درازی پر سینڈل سے اس کی مرمت کر دی، پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے اس عورت کو اپنے جادو کے زور سے برباد کر کے بدلہ لیا۔ اس نے مجھ سے کبھی ایسی کوئی بیہودہ اور عامیانہ حرکت نہیں کی، البتہ وہ مجھے جب بھی دیکھتا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا اور سرد آہیں بھرنے لگتا، اور پھر کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب وہ مجھے خط نہ لکھتا۔ میں نے صرف اس کا ایک ہی خط پڑھا تھا جس میں اس نے ابتدا میں میرے حسن و شباب اور جسم کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا کر میرے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اپنے پراگندہ احساسات کا ذکر کیا تھا۔ اس خط کے آخر میں اس نے لکھا تھا کہ میں اس سے رات کے 12 بجے کے بعد مکان کے پچھواڑے میں ملوں تاکہ ہم دونوں محبت کی وادی میں بہت دور چلے جائیں۔ میرا دل تم سے ملنے اور محبت بری باتیں کرنے اور بہت سے قریب دیکھنے کے لیے ماہی و بے آب کی طرح تڑپتا ہے۔ ملن کی اس رات کو تم ساری زندگی بھلا نہ سکو گی، مجھ سے روز ملنے کے لیے تڑپا کرو گی۔
अगर तुमने मेरा हुक्म माना तो याद रखो, मैं ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे घर वालों की जिंदगी भी अजीरन करके रख दूंगा। ये तुम्हारे लिए एक ऐसी अजियत और अजाब होगा जिसे तुम मुंह ना मोड़ सकोगी। ये खत ऐसा था कि मैं अपनी माँ और बचपन की किसी सहेली को भी दिखा ना सकी। मैं उसकी धमकी में नहीं आई। मैंने ये खत फाड़ कर नाले में फेंक दिया। उसके बाद जो भी खत आता रहे उन्हें पढ़े बगैर फाड़ कर फेंकती रही। मैंने उस बात को वालिदैन से छुपा कर रखा। ये खबीस मर्दूद मुझे फहश और बेहुदा किस्म के खत रोजाना लिखा करता था। मैं रोज ही रात 11 बजे तक जाग कर पढ़ती रहती। मेरा कमरा सबसे नीचे और कोने में था। उसका एक दरवाज़ा और खिड़की थी जो रास्ते की तरफ खुलती थी। अकमी दरवाजे के पास 3-4 कोठड़ियाँ बनी हुई थी। उनमें गल्ला, लकड़ियाँ और कुल्हाड़ियाँ रखी जाती थी। मैंने जब नोटिस की कॉपी खोली तो उसमें उस खबीस मर्दूद का एक खत बगैर लिफाफे के मौजूद था। मैं हैरान रह गया कि ये खत उस कॉपी में कैसे आ गया। पहले तो मुझे अपनी हम जमात सहेली नीलम पर शक हुआ, जो एक बार अपनी पसंद की शादी के लिए उस कमीने के पास गई थी। वो उससे मिलने जाती रहती थी। उसने उसे फरेब पर फरेब देकर खिलौना बनाया हुआ था। वो मुझसे उस जलील की तारीफें करती रहती। फिर ख्याल आया कि नीलम को आज कॉलेज नहीं आई थी। फिर बुआ का ख्याल आया शायद उस अवबाश ने बुआ की मुट्ठी गर्म कर दी होगी। बुआ की हिम्मत ना हुई तो उसने यह खत मेरी कॉपी में रख दिया। मैंने ना चाहते हुए भी उस खत को पढ़ा। उसने उसमें लिखा था कि मेरे पास एक जादुई गोला है, उसमें हर किसी को देख सकता हूँ। उसमें ज़्यादातर तुम्हें सोते और पढ़ते हुए भी देखता हूँ। मेरी जान, अब तुम मेरा ज़्यादा इम्तिहान ना लो, मेरे सब्र को ना आजमाओ। तुम्हें हर हालत में देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। तुम रात के वक्त अपने मकान के पिछवाड़े मुझसे एक बार तो मिल लो, फिर तुम मुझसे मिलने के लिए रोज़ आओगी, बेताब रहोगी। मुझसे मिले बगैर चैन नहीं आएगा। ज़ैनब ने तवक्कुफ किया। ज़ैनब जो कुछ बता रही थी वो बहुत ही खुलकर। दरअसल मैंने उसे अपने ज़ैर असर लिया हुआ था। उस पर मैंने हिप्नोटाइज की सी कैफियत तारी कर दी थी, वरना वो इस कदर तफसील में ना जाती और ना ही वजाहत से बताती। मैं एक एक बात जानना चाहता था। उस रोज़ चांदनी रात थी। ज़ैनब ने गहरा सांस लिया और फिर अपनी बात जारी रखी। आसमान पर 14वीं रात का चांद निकला हुआ था। मालूम नहीं मैं कितनी देर तक गहरी नींद सोती रही थी। मेरी गाल पर मच्छर ने काटा तो मैं नींद से बेदार हो गई। फिर मैंने झुककर तकिए के पास से किताब उठाई और मताला करने लगी। काफी देर मुताला करने के बाद जब किताब मैंने मेज पर रखी तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया और सीना धक से होकर रह गया। मेरी नजरें खिड़की की तरफ उठी। मुकद्दी सलाखों के पीछे खड़ा मुझे हवस भरी नजरों से घूर रहा था। उसके होंठों पर मकरू मुस्कुराहट रेंग रही थी। चेहरे पर खबासत और फटकार बरस रही थी। उस खबीस को देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई कि इस कमीने की ये मजाल मेरे घर में दाखिल हो जाए। उसका वो खत जो मुझे कॉपी से मिला था, जिसे मैंने फाड़ कर फेंक दिया था। तब से नफरत और गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मेरा बस चलता तो शायद मैं उसे चाकू घोंप कर कत्ल कर देती। मैं नफरत और गुस्से से कांपने लगी। मैंने उसे कहर आलूद नजरों से घूरते हुए चीखना चाहा तो मेरा मुंह खुल नहीं सका। उसने जादू के जोर से मेरा मुंह बंद कर दिया, इसलिए मेरी आवाज धड़कते सीने में घुट कर रह गई। दूसरे ही लम्हे मैंने उसकी आंखों से रोशनी खारिज होते देखी। चंद सानियों के बाद उसकी कीना तोड़ आंखों से शुआएं फूटने लगीं और मेरी आंखों में दाखिल होने लगी। वो ज़ेरे लब आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ता जा रहा था और मैं बुत सी बनी खड़ी थी। मैंने महसूस किया कि मेरा गुस्सा और नफरत झाग की तरह बैठ गई। चंद लम्हों के बाद उसने सरगोशी में मुझसे कहा, मेरी रानी, मेरे दिल की मलका, 14वीं का चांद, इधर आओ। मैं कशां कशां उसकी तरफ बढ़ गई। उसके पास पहुंची। हम दोनों के दरमियान खिड़की की सलाखें हायल थीं। उसने मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल कर कहा,
मेरी रानी तुम दरवाजा खोलकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा शहजादा हूँ। मैं कितनी सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं किसी मामूल की तरह सहरज़दा सी दरवाजे की तरफ बढ़ी, चटखनी खोल कर बाहर आई। बाहर मुखर्जी मौजूद नहीं था। मेरे कदम आप लकड़ी वाली कोठरी की तरफ बढ़ गए। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने देखा कि उस कमरे के एक कोने में लालटेन रखी हुई थी। वो जगह कदरे ऊंची थी। वो लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी खासी तेज थी। उसकी रोशनी में मैंने फर्श पर बिस्तर देखा। वो गद्दा अपने साथ लाया था या उस कमरे में मौजूद था। उसने रंगीन चादर उसके ऊपर डाल रखी थी। वो बिस्तर के पास खड़ा हुआ था। मैं उसकी तरफ बेइख्तियार और सहरज़दा सी बढ़ने लगी। उसने अपने बाजू फिजा में फैला रखे थे। उसकी आंखों से शैतानियत झांक रही थी। चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट नजर आ रही थी। गो कि मैंने ये जान लिया और समझ लिया कि वह मुझे अलविदा कर देगा, पामाल करके रहेगा। मेरी इज्जत व आबरू खाक में मिल जाएगी। मेरा दामन असमत तार तार हो जाएगा। लेकिन मैं बेबस थी। इतना इख्तियार भी नहीं था कि अपने आप को रोक सकूं और वापस चली जाऊं। मैं उसे देखते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। मुझे एकदम से ठोकर लगी। ठोकर मेरे पैर के अंगूठे में लगी थी। ठोकर लगते ही मेरे मुंह से एक कराह निकली। मैं दर्द की शिद्दत भूल गई, फिर एकदम से उछल पड़ी और फिर शशदर सी हो गई कि मैं क्यों और किस लिए इस कोठरी में आ गई। ठोकर लगकर खून निकलते ही जादू टूट गया। मैं उसके असर से निकल आई। जब मैंने मुखर्जी को देखा तो सारा माजरा मेरी समझ में आ गया। फिर मुझे थोड़ी बहुत पहले वाली तमाम बातें फौरन ही याद आ गईं। जब वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ा तो मैंने झपट कर कुल्हाड़ी उठा ली और सीधी होकर खड़ी हो गई। मुखर्जी ठठक के रुक गया। फिर उसने मुझसे भूंडे अंदाज में कहा, मेरी जान, इसे फेंक दो और मेरे बाजुओं में समा जाओ। अगर तुम अपनी जान सलामत चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने हजियानी लहजे में चीखते हुए कहा। मैंने कुल्हाड़ी पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। तुम गुस्से में कितनी हसीन और क्यामत दिखाई दे रही हो, मुखर्जी ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। उस ए हुस्न की देवी, आज की रात ऐसी नफरत की बातें ना करो, हकारत की नजरों से ना देखो। आज 14वीं की रात है, तुम भी इस चांद से कम नहीं हो। आओ हम जज्बात के सैलाब में बहकर दूर चले जाएं। जलील कमीने, तू मुझे जादू के जोर पर यहाँ तो ले आया। मैं फुंकारी, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। उस खबीस ने मुझे दबोचने के ख्याल से एकदम से मुझ पर दिस्त लगाई तो मैं सूरत से एक तरफ हट गई। वो लकड़ियों के ढेर पर गिरा। उसी लम्हे मालूम नहीं मुझ पर क्या अंधा जनून सवार हो गया। आज मैं सोचती हूँ तो हैरान होती हूँ। मैंने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया और आंखें बंद करके पूरी कुव्वत जमा करके उस पर वार कर दिया। उसे इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि वह उठकर बैठ सके। उसके मुंह से एक बेहानक चीख निकली। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मैं लर्ज कर रह गई। मुखर्जी का दायां हाथ कलाई से कटकर फर्श पर पड़ा हुआ था और वो दर्द से तड़प रहा था। तड़पते तड़पते वो तहलील होने लगा। दूसरे उसका कटा हुआ खून आलूद हाथ देखकर मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं मालूम कितनी देर बाद मुझे होश आया। होश आया तो उस कोठरी में फर्श पर हाथ के पास पड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर एक ख्याल आया कि घर वालों को जगाकर इस वाक़े के बारे में बता दूं। मैंने सोचा कि मालूम नहीं घर वाले क्या नतीजा अखज़ करें, मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए और फिर नौकरों को भी इस वाक़े के बारे में किसी न किसी तरह पता चल जाएगा। तरह तरह के किस्से और कहानियाँ मेरी ज़ात से मंसूब होकर आम हो जाएंगी। मेरी और मेरे घर वालों की बदनामी होगी। क्लिनिक का जो टीका लगा है उसे हटाना नामुमकिन होगा। बेहतर तो यह है कि जुबान बंद रखी जाए। मेरे जहन में फौरी तौर पर एक तदबीर आई तो मैंने उस कमरे के एक कोने में कुल्हाड़ी की मदद से फर्श की खुदाई की। क्योंकि फर्श बहुत कच्चा था, जल्द ही एक गड़ा बन गया। मैंने कटे हुए हाथ को उस घड़े में दबाकर फर्श ऊपर से बराबर कर दिया। लकड़ियों पर जो खून के धब्बे पड़े थे उन्हें मिटाना था।
मैंने गीले कपड़े में साबुन लगाकर उन्हें जितना पूंछ कर साफ करती थी साफ किया। फिर कमरे में अंगूठे के जख्म को भी साफ करके उस पर मरहम लगाया। थोड़ी देर बाद सोने के लिए बिस्तर पर रवाना हुई तो ये सब कुछ किसी डरावने ख्वाब की तरह लग रहा था। मैंने इस हौलनाक वाक़े का किसी से जिक्र नहीं किया और ना ही किसी सहेली को एतमाद में लेना ज़रूरी ख्याल किया। दूसरे दिन मैं नासाज तबीयत का बहाना करके कॉलेज भी नहीं गई। मैं ये सोचती रही कि अगर मेरा अंगूठा जख्मी ना होता तो मेरे पास इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और फिर वो किस कदर जलील और कमीना था, वो इस कदर मकरू अज़ाइम रखता था। उस रोज़ से मुखर्जी कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। वो अचानक और पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। संदीप की औरतों और लड़कियों ने सुख और चैन का सांस लिया। इस तरह एक अरसे बीत गया। इस वाक़े के 1 बरस बाद मेरी शादी हो गई। फिर मैं यहाँ आ गई। मेरी शादी को 2 बरस का अरसा भी नहीं गुजरा कि वो यहाँ मुझसे इंतकाम लेने आ गया, और वो अपने कटे हुए हाथ से मेरी जान लेने के दर पे है। जिस हाथ को मैंने काट दिया था, उस मरदूद ने कितनी ही लड़कियों और औरतों की इज्जत और जानें ली हैं। खुदा इस मरदूद को ऐसी इबरतनाक सजा दे कि वो कुत्ते की मौत मरे। ज़ैनब अपनी दुख भरी कहानी खत्म करके ज़ारो कतार रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मैंने ज़ैनब को तसल्ली दी और ज़ैनब ने जैसे ही अपनी कहानी ख़त्म की, मगरिब की अजान होने लगी। मैंने और ज़ैनब और उसके शोहर ने मगरिब की नमाज पढ़ी। उसके बाद खाना चुन दिया गया। फिर हमने एक साथ बैठकर खाना खाया। इशा की नमाज पढ़ने के बाद मैंने मियाँ बीवी से कहा कि संदीप में एक सिफली इल्म का माहिर था जो औरतों को तंग और परेशान करता था। उसे किसी आमल ने भगा दिया। वो फिर से अपने काले जादू के जोर पर इंसानी कटे हुए हाथ से औरतों की जान लेने पर अमल में आ गया है। मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ। आप दोनों अपने कमरे में जाकर सुकून और इत्मीनान से सो जाएं। अब किसी डर और खौफ की बात नहीं है, क्योंकि अब वो इधर का रुख नहीं करेगा। वो दोनों मेरी बात सुनकर बुरी तरह घबरा गए। ज़ैनब खौफजदा लहजे में बोली, खुदा के लिए अब आप यहाँ से मत जाएं। वो किस लिए? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तुम किस लिए इस कदर खौफजदा और हरासा हो रही हो? इसलिए कि अब 2-2 हाथ आने लगे हैं, ज़ैनब ने मुर्दा लहजे में जवाब दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब की जान लेकर ही छोड़ेंगे। नहीं, अब तो वो किसी का बाल तक बीका नहीं कर सकते। मैंने कहा, इस घर में जितने अफराद हैं वो एक बार सूरे फाता, चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर सीने पर दम कर ले, वो हाथ करीब नहीं आ सकेंगे और ना ही काला जादू कोई असर करेगा। फिर मैं इस खबीस मुखर्जी की तलाश में निकल पड़ा। उसे सारी रात मुख्तलिफ जगहों पर तलाश करता रहा, वो नहीं मिल सका। मैं सुबह वापस आ गया। दोनों मियाँ बीवी बेचैनी से मेरे मुंतज़िर थे। वो मेरे रात भर गायब रहने से बहुत परेशान थे। मैंने नाश्ता करते वक्त तंजीलुर रहमान से पूछा, रात कैसी गुजरी? वो दोनों हाथ आए तो नहीं? जी हाँ, वो आए थे, तंजीलुर रहमान ने जवाब दिया। आपके जाने के कोई 1 घंटा बाद दोनों हाथ एक साथ ही आए थे, मगर वो कमरे में दाखिल ना हो सके। उन्होंने कमरे में दाखिल होने की बड़ी कोशिश की, बड़ा जोर लगाया, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम रही। कोई गैबी ताकत थी जो उन्हें उठाकर दूर फेंक देती। उनके हाथ से शुआएं भी खारिज हुई, जिससे उन्होंने खिड़की की सलाखें जलाना चाही, लेकिन वो बुझती रहीं। उन दोनों हाथों ने इस बात की कोशिश की थी कि इन सलाखों को उखाड़ फेंकें। ज़ैनब ने बताया, वो उसे हिला नहीं सके। अब वो किसी रास्ते से भी किसी भी वक्त घर से अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मैंने उसे दिलासा दिया, अब आप सब सुकून और इत्मीनान से रहें, खौफ ना खाएं। मैं उसकी तलाश में सुबह चल पड़ा। उसे शायद इस बात का इल्म हो गया था कि मैं उसकी सरकूबी के लिए आया हूँ। मैंने जुनूब में उसे ना पाया तो मैंने एक वीराने में अपने मोक्कल को तलब किया। उसने कुछ देर बाद आकर मुझे बताया कि मुखर्जी शमाल में यहाँ से 2 मील के फासले पर एक वीराने में तालाब के किनारे एक बड़ी सी कुटिया डाले उसमें पड़ा है। उसे उसने अपनी अकामत गाह बना रखा है। मैं उस जानब चल पड़ा।
میں نے 1 میل کا فیصلہ طے کیا کہ ایک بہت ہی حسین اور بھرپور جوان عورت ایک درخت کے نیچے اس طرح سے لیٹی ہوئی تھی کہ پارسا سے پارسا، بوڑھے سے بوڑھا مرد بھی اسے دیکھ کر بہک سکتا تھا۔ اس کے جذبات قابو میں نہیں رہتے، لباس بھی اس کا نامناسب سا۔ میں ایک مرد تھا، حقیقت کچھ اور ہوتی تو شاید میں اپنے جذبات کو قابو نہ کر سکتا اور میرا پیر پھسل جاتا۔ اس نے مجھے خود سپردگی کی نظروں سے دیکھا اور ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور میرے پاس اٹھ کر آئی، پھر رسیلی آواز میں بولی، اے حسین و جمیل مرد، تم کہاں جا رہے ہو؟ آگے تو کوئی جگہ آباد نہیں، تمہیں کس کی تلاش ہے؟ میں کہیں بھی جا رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ کس کی تلاش ہے؟ کیوں بتاؤں؟ تم دفع ہو جاؤ، یہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں اور نہ ہی کسی کے آنے کا امکان ہے۔ جسم اور آنکھیں اس کی دعوت گناہ دینے لگیں۔ یہ ایک ویرانہ ہے، جنگل ہے، کیوں نہ ہم دونوں جوانی اور جذبات کے جنگل میں اتنی دور نکل جائیں کہ واپسی کا ہوش نہ رہے۔ تمہاری اس میں بہتری ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور اپنی راہ لو۔ میں نے بگڑ کر برہمی سے کہا، تم مجھے اپنے جسم کی نمائش اور اپنے حسن و شباب سے بے وقوف نہیں بنا سکتی اور نہ فریب میں لا سکتی ہو، کیونکہ میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ وہ بڑے زور سے ہنسی اور اس کا لباس چرمراتا ہوا زمین پر بکھر گیا۔ کیا میں عورت نہیں ہوں؟ تم ایک چڑیل ہو۔ میں نے کہا، اس وقت تم نظر بندی کر رہی ہو، تم جتنی حسین ہو اتنی ہی بدصورت ہو، کیوں سچ ہے نا؟ نہیں نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں۔ وہ بھونچکی ہو کر ہذیانی لہجے میں بولی، تم ہو کون؟ وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ تم چڑیل ہی ہو، میں نے تکرار کے انداز میں کہا۔ تمہیں یہ حسین بہروپ دیا گیا ہے اس لیے کہ تم مجھے اپنے جال میں پھنسا کر نہ صرف میری ساری پاک بازی، پارسائی اور زاہد پن کو ختم کر دو، پھر ناگن کا روپ بھر کر مجھے ڈس لو اور میرا سارا خون پی لو۔ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس کے بدن کا جادو چل جائے گا، لیکن میں اس کے جادو کا اسیر نہ ہو سکا۔ پھر اس نے چند لمحوں کے بعد اپنی اریاں باہیں فضا میں پھیلائیں، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں سے شعائیں نکلیں اور میری طرف اوندا بن کر لپکی۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ اس کا یہ جادو چلنے نہیں دیا۔ اگر اس کا یہ جادو چل جاتا تو وہ میری آغوش میں ہوتی۔ میں نے پھر کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ چند ثانیوں کے بعد وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ یہ ایک بدروح تھی جس نے چڑیل کا روپ بھرا ہوا تھا۔ مکھرجی نے اسے اپنے کالے جادو کے زور سے ایک حسین بے پناہ گداز پرشباب بدن میں ڈھال دیا تھا کہ میں بہک جاؤں، پھر وہ بدروح مجھے ختم کر دے۔ مکھرجی نے مجھے ایک عام قسم کا عامل سمجھا، اس لیے اس نے ایک بدروح کو حسین عورت بنا کر چارہ بنایا۔ وہ جیسے ہی اپنے سابقہ حالت میں آئی وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب میرے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا۔